Hi everyone, welcome to Swasti, the best place to begin your journey towards Labasana. मैं सरिता आज स्पेक्ट्रम बुक का यूनिट 2 स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें चैप्टर 3 दैट इज एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया हम स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है तो इसको मैंने पार्ट्स में कवर किया है। सो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो चैप्टर 1 एंड 2 है स्पेक्ट्रम का वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब यूरोपियंस कौन से यूरोपियंस जो है वो इंडिया आए थे। फर्स्ट पोर्तुगीज, सेकंड डच, थ्री इज इंग्लिश, फोर इज डांस एंड फाइव इज फ्रेंच। तो ये 5 यूरोपियन पावर्स हमको इन डिटेल पढ़ना है। तो पोर्तुगल जो है वो सबसे पहले आया था, तो हम भी उनको इन डिटेल जो है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। ऐसा क्या हो गया था कि प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल एकदम ऑब्सेस्ड हो गए थे कि उनको जो है वो इंडिया के लिए एक नया सी रूट ढूंढना ही है। एंड इनफैक्ट पॉप निकोलस 5 ने उनको परमिशन भी ग्रांट की थी कि जो वो इंडिया जाए एंड वहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करे, इस्लाम को दबाए। सिर्फ प्रिंस हेनरी ही ऑब्सेस नहीं थे, और भी रीजंस थे जिनकी वजह से जो है वो पोर्तुगल कहाँ पहुँच गया, इंडिया में पहुँच गया। सो लेट्स सी कि वो रीजंस कौन से थे। मैंने जो है उन रीजंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड एज यू नो मैं हमेशा कहती हूँ क्लासीफाई करके पढ़ो तो इजीली हो जाता है। सो फर्स्ट जो रीजंस है वो थी उनकी मजबूरी, सेकेंड जो रीज़न है वो बेस्ड है उनके जोश पे, एंड 3 जो रीज़न है वो ब्ला 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 अदर रीजंस। सो फर्स्ट हम रीज़न देखते हैं दैट इज़ उनकी मजबूरी क्या थी। तो मजबूरी हम थ्रू मैप देखेंगे। ऑलराइट, आप स्क्रीन पे देख सकते हो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका एक्सेट्रा। अब होता क्या है कि 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता है एंड अरब्स जो है वो पावर में आते हैं एंड उनका जो है वो कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है कंट्रीज़ जैसे कि इजिप्ट, पर्सिया, मतलब आज का ईरान जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इन कंट्रीज़ की अगर हम लोकेशन देखें तो वो कहाँ पे है? इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में है। अब जब अरब्स का यहाँ पे कंट्रोल आ गया है तो इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ का डायरेक्ट कांटेक्ट जो था वो डिक्लाइन हो गया एंड जो एक्सेसिबिलिटी थी यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडियन गुड्स के लिए जैसे कि स्पाइसेस, कैलिकोस मतलब कॉटन फाइबर्स, सिल्क एंड वेरियस प्रेशियस स्टोन्स वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गए। ऑल्सो 1453 में क्या होता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज का इस्तांबुल है विच वॉज कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, दैट फेल टू द ऑटोमन टर्क्स। मतलब अब कंप्लीट कंट्रोल जो है वो टर्क्स का यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका था। तो इंडिया से मर्चेंडाइज यूरोपियन कंट्रीज़ में थ्रू अरब मुस्लिम ट्रेडर्स ही जा सकती थी। 2 रूट्स थे जिससे इंडिया पहुंचा जा सकता था यूरोप से। एक था रेड सी रूट जिस पे कंप्लीट स्टेट मोनोपोली थी एंड यहाँ पे जो है वो स्टेट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। एंड दूसरा लैंड रूट था जिसको हमने ऑलरेडी कहा कि जैसे कंट्रीज़ लाइक ईरान उन पे कंप्लीट कंट्रोल जो है वो अब तर्क्स का था। तो ये लैंड रूट भी उनको यूरोपियन कंट्रीज़ को डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था। तो अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू फाइंड एन अनदर रूट और इंडिया पहुँचे। मजबूरी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको पता चल गया कि क्यों उनको जो है वो एक नया रूट फाइंड करना था। अब हम चलते हैं जोश की तरफ। जोश वाले कौन से रीजंस थे? एक एक हम देख लेते हैं इसमें जोश वाले कौन से रीजंस थे। फर्स्ट जो है इसमें था Renaissance. What do you mean by Renaissance? Renaissance means rebirth. यूरोपियन कल्चर, आर्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, एवरीथिंग हर एक जो है वो रीबोर्न हो रहा था। जो 15th सेंचुरी यूरोप था वो कंप्लीटली ग्रिप्ड था बाय द फीलिंग ऑफ रिनाइसेंस। सेकेंड पॉइंट है एडवांसेस। एडवांसेस किस में? तो इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। पोर्तुगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहा था इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड द नेविगेशन में। उनके शिप्स जो है वो मल्टी डेक्ड होते थे, उनके शिप्स पे कैनन होते थे। सो दैट इज़ वन पॉइंट जो जोश था उनके अंदर। 3 जो है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर हो रहा था, जो लैंड अंडर कल्टिवेशन था वो बढ़ रहा था
expansion of the land under cultivation, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट मेथड्स यूज कर रहे थे, जैसे कि क्रॉप रोटेशन। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है उनका काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहा था, एंड नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट ऑल्सो मीट इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी। तो जैसे मीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो उनको और स्पाइसेस की ज़रूरत थी, ना सिर्फ मीट पकाने के लिए बट ऑल्सो उसको प्रिजर्व करने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट जो है इसमें वो है प्रॉस्पेरिटी। जब आदमी का पेट भरने लग जाता है तो उनको जो है वो लग्जूरियस चीज़ें चाहिए होती है, एंड यही यूरोपियंस के साथ यहाँ हो रहा था। उनको जो है अब प्रॉस्पेरिटी थी, सो दे वांटेड ओरिएंटल लग्जरी गुड्स जो इंडिया से या फिर ईस्ट इंडीज़ जो आप कह सकते हो वहाँ से मिल रहे थे। ओरिएंटल लग्जरी गुड्स जैसे प्रेशियस स्टोन्स। सो दिस आर द 4 थिंग्स जो जोश वाले हेडिंग के अंदर आते हैं। दैट इज रिनाइसेंस, एडवांसेस इन शिप बिल्डिंग एंड द नेविगेशन इंडस्ट्रीज, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। सिंपल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अदर्स की, दैट इज ब्ला ब्ला जो हमने कहा था, उसमें अदर पॉइंट्स में कौन से आते। एक ये चीज़ थी कि वेनिस एंड जेनोवा जो है वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते थे। दे वर स्मॉल किंगडम्स है, वो अकेले ना तो लड़ सकते थे अगेंस्ट द अरब्स और टर्क्स, और ना ही वो जो है वो अपने आप में एक्सप्लोरेशन जो है वो कैरी आउट कर सकते थे टू फाइंड द कंट्रीज इन द फार ईस्ट। सो दे वर अलोन। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक साथ रहोगे तो लकड़ियाँ एक साथ होती है तो वो टूटती नहीं है, एक होती है तो टूट जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है। ये अकेले थे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट अब क्या हो रहा है कि साथ में आ जाती है लकड़ियाँ। फर्स्ट कौन सी लकड़ी है वो बता दो आपको। तो नॉर्थ यूरोप जो है वो पोर्तुगल को क्या मैन एंड मनी देने के लिए तैयार थे। दिस इज फर्स्ट वाली लकड़ी। सेकंड अगर हम देखें तो जेनोइज जो है वो रेडी थे अपने शिप बिल्डिंग या शिप्स देने के लिए, एंड जो टेक्निकल नॉलेज था वो शेयर करने के लिए। 3 जो है वो है कि पोर्तुगल जो है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो लीडरशिप अज्यूम कर ली थी। किस चीज में? ऑफ क्रिश्चियनडम्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इस्लाम। तो उसमें जो है वो उन्होंने लीडरशिप अज्यूम कर ली थी। तो इसीलिए जो है सारे अदर यूरोपियन कंट्रीज भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारी लकड़ियाँ जो है अब साथ में हो गई, तो इनको जो है वो कोई नहीं तोड़ सकता था। अदर रीजन जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में। एंड इसको जो है हम थ्रू मैप देख लेते हैं, जिसमें एक जो है वो डिसीजन लिया गया, एंड उस बेसिस पे जो है वो पोर्तुगल का इंडिया में पहुंचना तय हो चुका था। ऑलराइट, तो आपको जो लोकेशन का मार्क दिख रहा है वो है कैप वर्डे आइलैंड्स। एंड एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, हाँ, तो ये है कैप वर्डे आइलैंड्स। इन अब क्या किया गया, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास जो 1494 में हुई थी, किसके बीच में? तो पोर्तुगल एंड स्पेन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उनके बीच में एक ट्रीटी हुई 1494 में, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। उसके हिसाब से क्या हुआ, जो भी कैप वर्डे के 1300 माइल्स में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की उन्होंने, एंड कहा कि जो भी वेस्ट है, इस लाइन के जो भी वेस्ट में है उस पे जो है वो स्पेन क्लेम कर सकता है टेरिटरीज, एंड जो भी ईस्ट है उस पे है पोर्तुगल क्लेम कर सकता है। सो मतलब जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो आ गई पोर्तुगल के इसमें, एंड जो अमेरिकन कंट्रीज़ थी वो आ गई इनके स्पेन के बीच में। सो ये है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, एंड कैप वर्डे आइलैंड्स जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, विच यू कैन सी। फाइनली आफ्टर ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास जो है वो पोर्तुगल एक्सपीडिशन जो है स्टार्ट होता है, बट एक्चुअली बार्थलोमेव डियाज जो है उन्होंने 1487 में ही कैप ऑफ गुड होप तक जो है वो पहुंच गए थे, साउथ अफ्रीका का सदर्न पॉइंट वहाँ तक, एंड उनको लगा था कि यस अब जो है वो इंडिया
पास ही है, मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात होती थी उनके पास तो पहुंच गए हैं, बट आफ्टर 10 years ओनली एक्चुअली जो है वो पोर्तुगल एक्सपीडिशन स्टार्ट होता है इन 1497 एंड वो जो है वो पहुंचते हैं इन लेस देन 11 months। ऑन मे 1498 में जो है वो इंडिया में पहुंचते हैं। मे 1498। इसमें कौन कौन आते हैं? तो यहाँ आती है 3 ships अंडर वास्को द गामा एंड दिस वाज लेड बाय होम, एक गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। ये जो है ये पहुंचते हैं कैलिकट में मई 1498 में एंड वहाँ पे जो है कैलिकट के जो रूलर थे दैट इज जामोरिन या फिर समुद्री, जो भी आप कहो, बुक्स में ये मिलता है। उनको ग्रैंड रिसेप्शन देते हैं बिकॉज कैलिकट जो है वो उनका किंगडम जो था वो कैसा था, एक एंथ्रोपो था, तो उसके वजह से उनका जो भी प्रॉस्पेरिटी थी किंगडम की वो उसी चीज़ पे डिपेंड थी। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें लाई जाती थी उनका कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता था। सो ऑफकोर्स वो तो वही करते थे, उनको यूरोपियंस के इंटेंशंस पता नहीं थे, बट सम हाउ अरब्स जो है वो अप्रीहेंसिव थे एंड दे फेल्ट बैड एंड उनको जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं लगा यूरोपियंस का इंडिया में आना। अब हम देख लेते हैं कैसे जो ट्रेडिंग के लिए आए थे वो यहाँ पर रूल करने लगे। सो फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। अब हमने देखा मई 1498 में जो है वो वास्को द गामा ऑलरेडी पहुंच गए थे। वो 3 months रहे इंडिया में एंड अपने साथ वापस गए तो रिच कार्गोस लेके गए। वहाँ पे जब उन्होंने सेल किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको हुई एंड वहाँ के जो बाकी ट्रेडर्स थे उनको फील हुआ कि ये जो है वो प्रॉफिट हमें भी चाहिए, बिकॉज अगर यही चीज़ें वो थ्रू अरब ट्रेडर्स लेते तो उनको जो है वो 10 times प्राइस ज़्यादा देना पड़ता था। सो यहाँ पे जो है वो दूसरे ट्रेडर्स भी मोटिवेट होते हैं एंड एक आते हैं दैट इज पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। पेड्रो कब आते हैं? 1500 में। ये 1500 में आते हैं एंड फैक्ट्री सेट करते हैं कहाँ पर? कैलिकट में। तो पोर्तुगल की जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो कहाँ पे सेट की है इन्होंने? कैलिकट में। ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। सो कैलिकट में फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो इन्होंने सेट की। ऑफकोर्स लोकल्स जो थे वहाँ के वो उनको अपोज करेंगे एंड किया भी। तो पेड्रो ने भी कुछ कम नहीं थे, वो उन्होंने जो है वो अरब्स की जो शिप्स थी उनको जो है कन्फिस्केट किया, उनके कार्गोस कन्फिस्केट किए एंड जो है काफ़ी नुकसान इन्होंने भी पहुँचाया उनको। सो एंड ऑल्सो इन्होंने जो है वो ट्रीटीज़ की थी, कुछ ट्रीटीज़ की थी जिनके बेसिस पे जिसके रूलर्स जो लोकल रूलर्स थे कोचिन एंड कैनानोर के, उनसे टू हैव द ट्रेडिंग ओवर देयर। तो बेसिकली इन्होंने जो है एक फैक्ट्री सेट की कैलिकट में जो फर्स्ट फैक्ट्री थी पोर्तुगल की एंड जो है ट्रीटी साइन की कोचिन एंड कैनानोर के लोकल रूलर्स से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वास्को द गामा जो है वो फिर से आते हैं 1501 में एंड ये यहाँ आके जो है जमोरिन को कहते हैं कि आप जो है वो अरब्स को कम्प्लीटली जो है निकाल दो यहाँ से, बट देन ऐसा होता नहीं है, जमोरिन इनकी बात नहीं मानते हैं। सो जहाँ भी इनको चांस मिलता है वास्को द गामा को ये अरब्स को जो है नुकसान पहुँचाते हैं, उनके जो है जब भी चांस मिलता है तो अपने वेंजेंसेस उन पे निकालते हैं, उनके शिप्स पे निकालते हैं एंड ये जो है वो 1501 में एक फैक्ट्री सेट करते हैं। वो कहाँ करते हैं? तो कैनानोर पे, विच इज कन्नूर, आज का कन्नूर, केरला में। तो यहाँ पे जो है वो सेकेंड फैक्ट्री सेट करते हैं। नेक्स्ट जो है आते हैं फ्रांसिस्को दे अल्माडा।
फ्रांसिस्को दे अल्मेडा जो है, इनको भेजा जाता है 1505 में, ओके। 1505 में भेजा जाता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भेजते हैं। तो क्या क्या थी वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, फर्स्ट कंसोलिडेट करो यूरोपियन या फिर पर्टिकुलरली पोर्तुगल जो भी पावर था उसको कंसोलिडेट करो इंडिया में। डिस्ट्रॉय करो कंप्लीटली किसको, अरब्स को। कैसे, तो बाय सीजिंग द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स दैट इज योर ऑर्मुज, मलाका, एडन, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। थर्ड इज ऑल्सो कि आप रेज करो फोर्ट्रेसेस एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे कि किल्वा, कोचिन, कैनानौर, अंजनादीवा। सो ये सारे जो है वो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो है पोर्तुगल किंग ने भेजा था इंडिया में एज अ गवर्नर। फ्रांसिस्को दे अल्मेडा फर्स्ट गवर्नर थे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बट इनको जो है वो अपोजिशन भी मिला। तो अपोजिशन जो है वो किन से मिला, अपोजिशन मिला जमोरिन से पहला। तो सेकंड जो है वो है मामलुक के सुल्तान ऑफ इजिप्ट, जो एनकरेज हुए थे बाय द वेनिस ट्रेडर्स। क्योंकि उनको जो है कहीं ना कहीं अब बिजनेस में लॉस हो रहा था, जब पोर्तुगल जो है वो डायरेक्टली इंडिया से कनेक्ट हो रहा था। सो उन्होंने एनकरेज किया इनको, तो ये इनको अपोजिशन था। तो होता क्या है, 1507 में इजिप्ट प्लस गुजरात के नेवीज जो है मिलके पोर्तुगल को जो है वो हरा देते हैं। सो ये इनकी डिफीट हो जाती है, ये जीत जाते हैं। एंड यहाँ पर जो है वो अल्मेडा का सन जो है उनकी भी डेथ हो जाती है। फिर अल्मेडा को गुस्सा आ गया, तो 1508 में जो है वो ये जो कंबाइंड आर्मी थी इसको हरा देते हैं एंड पोर्तुगीज यहाँ पे जो है वो जीत। अल्मेडा जो थे उनका एक विजन था कि उनको पोर्तुगल को एज अ मास्टर ऑफ इंडियन ओशन देखना था, और उसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, जो ये फॉलो करते थे। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे कार्तेज सिस्टम भी कहा जाता है। सो दिस इज अबाउट फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, जिनको 1505 में भेजा गया था। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं दैट इज अल्फांसो अल्बुक्वेर्को। जिनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है वो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कैसे डेवलप किया। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी इम्पॉर्टेंट एंट्रेंसेस थे टू द सी, वो सब पे अपने बेस जो है वो पोर्तुगल बेसिस जो है वो एस्टेब्लिश किए, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका ऑफ रेड सी, ऑर्मुज, मलाका, यहाँ सारी जगहों पे जो है वो पोर्तुगल बेसिस लगा दिए थे इन्होंने, या एस्टेब्लिश कर दिए थे। थर्ड जो है सिर्फ बेसिस नहीं किए बट परमिट सिस्टम भी स्टार्ट किया। तो दूसरे शिप्स पे कंट्रोल होने लगा। फोर्थ जो है वो इन्होंने जो है वो कंट्रोल किया उन मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स जो भी थे, क्योंकि उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट था वो नेवल पावर था, एंड शिप बिल्डिंग जो मेजर सेंटर्स है उन पे कंप्लीट कंट्रोल पोर्तुगल का हो गया था। एंड ऑल्सो ये जो नॉन अवेलेबिलिटी थी ऑफ टिम्बर टू द रेड सी या फिर गल्फ एरियाज में, वहाँ पे टिम्बर था नहीं, तो ये भी एक इनको एडेड एडवांटेज थी। अगर फिफ्थ हम देखें तो वो है इन्होंने जो है वो गोवा का पोर्तुगल को दिलाया। वो कैसे, किससे दिलाया, तो दैट वाज फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। ये 1510 की बात है। सो 1510 में जो है वो गोवा पोर्तुगल के अंदर आ जाता है। एंड आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये फर्स्ट जो
टेरिटरी थी इंडिया की जो किसी यूरोपियन पावर के पास गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब टेरिटरी आ गई है तो लोगों को सेट करेंगे। तो वहाँ पे जो है वो पोर्तुगीज मैन को ये कहते थे कि आप लोकल वाइव्स लो एंड वहीं पे सेट हो जाओ। अब सेट हो गए तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ना। सो हम यही देख लेते हैं। सो विलेजेस में जो है वो एज अ विलेज लैंडलॉर्ड वो एक्ट करने लगे एंड इसमें वो काफ़ी काम भी करते थे, जैसे रोड्स को बनाना, इरिगेशन वर्क्स एंड ऑल्सो न्यू प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए जैसे कि टोबैको, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना, कैश्यू नट एंड इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ कोकोनट। जो सिटीज़ में थे जैसे गोवा के सिटीज़ या कोचिन में, तो उन्होंने क्या किया, वो ट्रेडर्स तो थे ही ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो एज अ क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस। तो ये उन्होंने उन प्रोफेशंस ले लिए, वहीं सेटल हो गए एंड ज़्यादातर जो यहाँ जिनकी टेरिटरीज या जिनके जो है सेटलमेंट्स हो गए वो पोर्तुगल की जगह इंडिया को ही अपना घर मानने लगे थे। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट इज वन इंटरेस्टिंग फीचर दैट इज एबॉलिशन ऑफ सती। ये इनके टाइम की चीज़ें हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्फांसो द अल्बुक्वेर्को, जिनको रियल फाउंडर कहा जाता है एंड दिस आर फ्यू पॉइंट्स जिसमें मैंने क्लासीफाई किया है एंड दैट्स इट अबाउट अल्फांसो द अल्बुक्वेर्को। नेक्स्ट है नीनो द कोना। नीनो द कोना जिनको जो है वो अपॉइंट किया गया था 1529 में। 1530 में ये क्या करते, जो गोवा अंडर लिया था उसको कैपिटल बनाते या हेडक्वार्टर बनाते गोवा को, किस जगह से, इंस्टेड ऑफ कोचिन। अब गोवा इनका हेडक्वार्टर बन जाता है। एक जो है वो बहादुर शाह का इंसिडेंट हुआ था एट द टाइम ऑफ नीनो द कुना। तो उसमें क्या हुआ था, बहादुर शाह जो गुजरात के थे उनका और हुमायूं का जो है वो लड़ाई चल रही थी एंड हुमायूं जब गुजरात पे अटैक करता है तो ये हेल्प के लिए बहादुर शाह जाता है पोर्तुगीज के पास। पोर्तुगल जो है वो उनको हेल्प करता है बट इन रिटर्न उनको कुछ चाहिए, तो बहादुर शाह उनको आइलैंड्स ऑफ बसीन देते हैं एंड ऑल्सो कहते हैं कि आपको बेस मिलेगा एट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दीव। तो ये जो चीज़ हुई, फिर इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं तो 1536 में चला जाता है वापस गुजरात को छोड़ के। तो यहाँ पर जो है वो इनके रिश्ते, अब बहादुर शाह को ज़रूरत नहीं थी पोर्तुगल की, तो यहाँ पर रिश्ते में खटास आती है। फिर कुछ नेगोशिएशंस करने की बात होती है, तो इनको बहादुर शाह को बुलाया जाता है शिप में एंड वहाँ पे इनको मार दिया जाता है बाई पोर्तुगल। तो ये कहीं ना कहीं ये एक इवेंट है जो नीनो द कुना में, कुना के टाइम होता है एंड बहादुर शाह को जो है 1537 में मार दिया जाता है एंड आइलैंड ऑफ बसीन वो सब इनके अंडर आ गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इन्होंने जो है वो बंगाल में भी पोर्तुगल का इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की एंड वो कामयाब भी रहे विद द हेडक्वार्टर एट हुगली। सो दिस इज ऑल अबाउट नीनो द कुना, जिनको 1529 में अपॉइंट किया गया था एंड हमने जो है वो देखा क्या, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। अब रूलिंग हो ही गया था ना कहीं जो ट्रेडिंग के लिए आए थे वास्को द गामा जैसे लेके गए थे कार्गोस, वहाँ से लेके आज हम यहाँ देख रहे हैं जब ये जो है बेसिस बना रहे हैं इंडिया में, गोवा जो है ऑलरेडी उनके अंडर आ चुका था। सो दिस इज फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऐसे क्या एडवांटेजेस थे या फिर क्या फेवरेबल कंडीशंस थे पोर्तुगीज के लिए। सो लेट्स सी फेवरेबल कंडीशंस क्या थे। वन इज नॉर्थ में जो है एक्सेप्ट गुजरात, सारे जो भी किंगडम्स थे, गुजरात जहाँ पे महमूद बेगड़ा का रूल था, एक्सेप्ट दैट सारी जगह जो है वो किंगडम स्मॉल स्मॉल किंगडम्स थे, कोई भी यूनाइटेड नहीं था
नॉर्थ में ये सीन था, जबकि डेक्कन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे विजयनगरा किंगडम ब्रेक डाउन हो रहा था। एंड यहाँ पर भी जो है वो कोई पावरफुल किंगडम, एक पावरफुल किंगडम नहीं था जो इनको अपोज कर सके। सेकेंड अगर हम बात करें तो नेवल स्ट्रेंथ जो है वो या तो मिनिमल या फिर ना के बराबर थी किसी भी पावर के पास, चाहे फिर वो मुगल्स हो या फिर कोई और किंगडम हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे चाइनीज शिप्स जो है उनका नेविगेशनल रीच कहीं ना कहीं लिमिटेड बिकॉज ऑफ इम्पेरियल डिक्री। एंड फोर्थ अगर हम बात करें तो वो है अरब ट्रेडर्स जो थे, अरब ट्रेडर्स को अगर हम कंपेयर करें विद द पोर्तुगीज तो वो कहीं भी मैच नहीं करते थे इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ यूनिटी। अरब ट्रेडर्स में कोई यूनिटी नहीं थी, सब अपने अपनी प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। बट यहाँ पे पोर्तुगल में जो है वो एक यूनिटी थी एंड इसी का फ़ायदा इन्होंने उठाया। सो दिस आर 4 फेवरेबल कंडीशंस। वो कहीं ना कहीं पोर्तुगीज का जो है एक कंसोलिडेटेड पावर इंडिया में हो चुका था। तो हम जो है वो देख लेते हैं पोर्तुगीज स्टेट। दैट मीन्स उनके जो है वो मेजर सेंटर्स कौन से थे। तो मेजर सेंटर्स फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, या मेजर बेसिस उनके कह दो आप। इसमें जो है वो मैं एक रफ सा मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नथिंग अप टू द मार्क, नॉट ऑफ कोर्स टू द स्केल। This is not at all to the scale, so please एक रफ सा डायग्राम। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूं, जैसे इनका फर्स्ट जो है, अगर वेस्ट में हम देखें तो दे हैड गोवा, उन्होंने 1510 में ही ले लिया था। सो गोवा उनका हो चुका था। अगर हम यहाँ पे देखें तो मुंबई, दमन एंड दीव, इस पे जो है यहाँ पे वेस्ट में अगर हम देखें तो ये जो सेंटर्स है ये कम्प्लीटली जो है वो पोर्तुगल के कंट्रोल में थे। अगर हम साउथ की तरफ आते हैं तो मैंगलोर, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ओके, मैंगलोर, कैनानौर, कैलिकट एंड कोचिन। सो यहाँ पे अगर हम देखें मलाबार कोस्ट में, ऑल दो पोर्तुगल पावर जो है वो कंसोलिडेटेड नहीं था, बट ये जो साउथ में है वहाँ पे जो मेजर स्पाइस ग्रोइंग लैंड था, उन रूलर्स पे उनका इतना इन्फ्लुएंस था या कंट्रोल था कि उनके एडवांटेज के लिए वो उनको यूज़ कर सके। सो यहाँ पे हमने 8 सेंटर्स देख लिए जो इम्पोर्टेंट थे पोर्तुगल के लिए। ये साइड अगर हम देखें तो सेंट थॉम इन चेन्नई, and also नागापट्टनम। ये स्पेक्ट्रम में इन आंध्र प्रदेश दिया है बट मैंने काफ़ी चेक किया है। सो नागापट्टनम इज इन तमिलनाडु ओनली, जिसे आज नागापट्टिनम कहते हैं, यहाँ पर भी था। एंड बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी जो है, सॉरी 16th सेंचुरी, हुगली जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एंड वेल्दी सेटलमेंट पोर्तुगल का हो चुका था। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जहाँ पे पोर्तुगीज जो है उन्होंने अपना पावर कहीं ना कहीं जमा लिया था। एंड इतना इन्फ्लुएंस उनका था कि चाहे फिर डेक्कन्स एंड विजयनगरा के बीच में कुछ फाइट हो या फिर मुगल्स एंड मराठास के बीच में हो, तो दे ऑलवेज हैड अ पावर टू से समथिंग इन बिटवीन। तो पोर्तुगल जो है दैट वाज द लास्ट टू लीव इंडिया, जो सबसे पहले इंडिया में आया वो इंडिया से सबसे लास्ट में गया जब 1961 में गोवा एंड दमन एंड दीव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसे रिकैप्चर किया। सो पोर्तुगीज का जो है वो अंडर एस्टिमेट किया जाता है कहीं ना कहीं, उनका जो इन्फ्लुएंस था या कंट्रोल था, बट एक्चुअली दे हैड अ ग्रेट रोल टू प्ले इन आवर इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंडर पोर्तुगीज स्टेट, तो हम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो देख लेते हैं।
उनमें सबसे ऊपर उनके होते थे वाइसरॉस, जिनके पास पहले सेक्रेटरीज होते थे, बाद में काउंसिल ऑफ स्टेट थी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनके बाद फजांदा, इनका वाइसरॉस का जो है वो कार्यकाल 3 इयर्स का होता था। वेदर द फजांदा बेसिकली जो है वो रेवेन्यूज देखते थे एंड कार्गोज आ रहे जा रहे, फ्लीट्स, डिस्पैचेस ऑफ मटेरियल, वो सब जो है वो ये देखते थे। एंड ऑल्सो जो है वो हर एक सेटलमेंट के लिए कैप्टन्स जो है उनको अपॉइंट किया जाता था। जैसे अफ्रीका में है उनके सेटलमेंट, तो वहाँ पे कैप्टन होगा, इंडिया में कैप्टन होगा, एंड उनके साथ फैक्टर्स जो है वो काम करते थे। और एंड इस पोजीशन को कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन उस टाइम पे इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इस पोजीशन को मिसयूज भी किया जाता था। सो दैट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। रिलीजियस पॉलिसी, अब हम देखते हैं कि पोर्तुगल की जो है वो रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। तो पोर्तुगल जो है दे वर दे परसिक्यूटेड नूर्स। नूर्स मतलब कोई भी ब्लैक स्किन या फिर मुस्लिम, डार्क स्किन या मुस्लिम। तो नूर्स इन नॉर्थ अफ्रीका वो कम्प्लीटली उनको जो है परसिक्यूट करते थे। ऑल्सो अरब्स एंड मुस्लिम्स एंड हिंदूज के साथ पहले अच्छे थे, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्विजिशन, इंक्विजिशन मतलब जब आप दूसरे जो भी फॉलो कर रहे अगर रिलीजन, तो उनको पनिश करेंगे। आपके रिलीजन को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो उनको पनिश करेंगे। सो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्विजिशन हिंदूज को भी उन्होंने परसिक्यूट किया। और ये सब होने के बावजूद जो है अकबर ने इनको यहाँ पर जो है वो अलग बिहेव किया है अकबर ने इनके साथ। वो क्यों? बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन क्वेश्चंस ऑफ थियोलॉजी। अकबर ने चर्च को लेटर भेजा एंड 3 मिशन जो है वो आते हैं अकबर के टाइम पे। फर्स्ट टाइम आते हैं रडोल्फो एक्वाबागा एंड एंटोनियो मॉन्सेरेट। नेम्स आई डोंट थिंक आपको याद रखने हैं, बट अभी मैं आपको कंप्लीट बता रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ आपका। सो ये जो है इनको 1579 में बुलाते हैं, ये 1580 में पहुँचते हैं एंड इनको लगता है कि यस हम अकबर को जो है वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देंगे एंड फिर जो है उनके साथ उनकी जनता, प्रजा सब जो है वो कन्वर्जन हो जाएगा इनटू क्रिश्चियनिटी। बट ऐसा होता नहीं है एंड ये लोग जो है वो 1583 में चले जाते हैं। सेकेंड टाइम फिर से जो है 1590 10 साल बाद आते हैं, फिर से ये चर्च को लेटर लिखते हैं, मिशन आता है एंड 1593 में वो फिर से चले जाते हैं हताश होके, क्योंकि अकबर का कुछ कन्वर्जन हो नहीं रहा था। थर्ड अगर हम बात करें तो ये इस टाइम पे जो है लाहौर में उनको बुलाया जाता है एंड लाहौर में जब, क्योंकि कोर्ट वहाँ था अकबर का उस समय, तो वहाँ पे जो है एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन, इसको एज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन डेवलप कर देते हैं। इसमें 2 मेजर नेम्स है, एक है जेरोम जेवियर एंड द अदर इज एमानुएल पिन्हेरो। ये 1595 की बात है। सो ये यहाँ पे आते हैं, दे लेड द लीडरशिप एंड उन्होंने जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस किया भी वहाँ पे जो डिसीजंस होते थे, लोकल डिसीजंस उनमें। बट एट द एंड जो है वो कन्वर्जन नहीं होता है अकबर का। अकबर जो है वो इस्लाम को ही मानते हैं। तो ये जो है यहाँ पर फिर आते हैं सलीम, दैट इज़ जहांगीर। तो सलीम उनको नेग्लेक्ट करते हैं एंड थोड़ा सा जो मुस्लिम लोग थे उनको कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि जो क्रिश्चियनिटी जो भी फैला रहा था यहाँ पे उनको निगलेक्ट कर दिया गया है बाय द किंग, तो वो वहीं तक होता है। बट देन 1606 में जो है वो फेवर्स रिन्यू कर देते हैं उनके एंड यहाँ पर उनको फिर से जो है उनका अपना रॉयल चर्च जो लाहौर में था वो दे देते हैं एंड उनके रहने की जो प्रेस्ट की जगह थी वो सब कुछ जो है उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है फिर से। एंड यही सब इतना बढ़ावा मिलेगा तो वो कुछ करेंगे। तो 1608 में जो है वो 20 बैप्टिज्म्स वर कैरिड आउट इन आगरा एंड उतने ही फ्रीडम से जितने अगर वो पोर्तुगल में होते और वहाँ करते वैसे ही उन्होंने जो है वो आगरा में किया। बट कहीं ना कहीं ये इनके लिए
आगे डिसएडवांटेज साबित होगी, बट अभी के लिए हमने पढ़ा है उनकी रिलीजियस पॉलिसी जो है वो क्या थी। इसमें अकबर के टाइम पे 3 मिशन आए थे, वो याद रखना है, एंड सलीम के टाइम पे क्या हुआ था, बाकी तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही फैलाना चाहते थे। सो दिस इज अबाउट पोर्तुगीज स्टेट, उनके मेजर सेंटर्स कौन से, एंड उनका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एंड उनके जो रिलीजियस पॉलिसीज है वो कैसे थे। अब हम देख लेते हैं पोर्तुगीज लॉस फेवर विद मुगल्स। ओके, सो पोर्तुगीज लॉस या लूज फेवर विद मुगल्स। इसमें क्या होगा कि एक रीज़न होगा कि दूसरों की कुछ तो अच्छाइयाँ और खुद की कुछ कमज़ोरियाँ, वही चीज़ यहाँ पे हुई है। तो इंग्लिश की यहाँ पर अच्छाइयाँ और पोर्तुगीज़ की कुछ कमज़ोरियाँ, जिनकी वजह से जो है उनके और मुगल्स के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो फर्स्ट अगर हम देखें तो इंग्लिश की, जैसे कैप्टन हॉकिंस, जो है वो विजिट करते हैं मुगल कोर्ट, एंड वहाँ पे जो है वो गिफ्ट्स लाते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं जहांगीर, एंड यहाँ 1508 में आते हैं, 1509 में इनकी मीटिंग होती है, और ये जो है वो कम्प्लीटली इम्प्रेस करते हैं जहांगीर को, क्योंकि इनको है वो तुर्की लैंग्वेज भी आती है, तो वो उसी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करते हैं, कोई इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है, तो दिल से कनेक्शन बना पाए। एंड ऑल्सो जो है कैप्टन हॉकिंस ने एक अर्मानियन क्रिश्चियन मुबारक शाह की बेटी से यहाँ पे शादी भी कर लेते। सो क्या क्या इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया मुगल से। ये 1608 में आते हैं, और इनफैक्ट इनको जो है वो एज अ मनसबदार 400 रखा जाता है कोर्ट में। तो मुगल्स देख सकते हैं आप कितना खुश हो चुके थे जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से। इनके बाद आते हैं कैप्टन बेस्ट 1612 में। ये जो है वो पोर्तुगल को जो है हरा देते हैं, एंड पोर्तुगल को जब हराते हैं तो जहांगीर इनसे भी इम्प्रेस हो जाते हैं। इनके पास जो नेवल पावर था वो सब देख के एकदम जहांगीर को लगता है यस, पोर्तुगीज को ये जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस वर द थिंग्स। एंड नेक्स्ट अगर हम पोर्तुगीज की खुद की कमी की बात करें तो एक्ट्स ऑफ पायरेसी, इसी के चलते 1613 में उन्होंने जो है वो मुगल शिप्स को ही कैप्चर कर लिया। एंड जब ये किया तो जहांगीर को बहुत गुस्सा आया, एंड उन्होंने कंपेंसेशन के लिए मुखारब खान को भेजा, बट एट द एंड जो है वो शाहजहाँ ने फाइनल ब्लो दिया टू द पोर्तुगीज, बिकॉज शाहजहाँ जो है उन्होंने कम्प्लीटली जो भी फेवर्स एंजॉय करते थे पोर्तुगीज इन द कोर्ट ऑफ मुगल्स, वो सब जो है वो हटा दिए। अब इनको कोई एडवांटेज नहीं थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज कैप्चर ऑफ हुगली। एज पर 1579 फरमान, जो इम्पेरियल फरमान आया था, उसके हिसाब से क्या कहा गया कि जो पोर्तुगीज थे उनको रिवर बैंक पे सेटल होने के लिए कहा गया। सो दे सेटल्ड दैट, जो सतगांव से थोड़ी दूर था। फिर वहाँ पे जब वो सेटल हो गए तो उन्होंने जो है ओवर द ईयर्स उस प्लेस को स्ट्रेंथन किया, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, एंड जो फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी। इसी के साथ क्या हुआ कि अब एक नया जो है जो ट्रेडिंग थी वो बेसिकली क्या हो गई, अब शिफ्ट हो गई। ट्रेडिंग कहाँ होने लगी, ट्रेडिंग होने लगी हुगली में, जो पहले कहाँ हो रही थी, सतगांव में। तो ये जो है एक नया पोर्ट, जो न्यू पोर्ट बनाया था पोर्तुगीज ने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया उसको, उस पे जो है वो कहीं न वो एक वेल्दी सेटलमेंट हो चुका था, दैट इज हुगली पोर्ट। अब क्या होता है यहाँ पर, उन्होंने जो है क्या कर दिया, खुद का बनाया कि हमने एस्टेब्लिश किया है, तो उन्होंने कुछ चीज़ों में मोनोपोलाइज कर दिया या मोनोपोली जो है वो दिखाई, जैसे सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली, and strictly levy of duty on tobacco, एंड खुद का कस्टम हाउस भी बना लिया वहाँ पर। सो बेसिकली वो कंप्लीट खुद का रूल जो है वो उंगली पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था।
अब क्या होता है कि यहाँ पर जब सिर्फ और सिर्फ तो पैसे तो कमा ही रहे थे ट्रेडर्स, बट सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाने थे उनको, उन्होंने जो है वो स्लेव बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, दैट इज स्लेव ट्रेड। और इस स्लेव ट्रेड में जो है वो बच्चों को उन्होंने, हिंदू मुस्लिम बच्चों को जबरन पकड़ते थे या फिर जो है वो परचेस करते थे एंड उनसे फिर काम करवाते थे एंड एज अ क्रिश्चियन उनको बड़ा करते थे। तो इसमें क्या किया, उनका धर्म भी बदला दिया एंड उनसे जो है वो काम करवाते थे, एज अ स्लेव उनको ट्रीट करते थे। सो ये सारे जो चीज़ें हैं इसी के चलते हुए उन्होंने जो है क्या कर दिया, मुमताज़ महल के 2 स्लेव गर्ल्स को पकड़ लिया। अब तो मुगल्स की सटक नहीं थी, तो फिर जो है क्या होता है, इन जून 1632 began the Hooghly capture by Mughals। सो ये स्टार्ट हुआ एंड 3 मंथ्स बाद जो है वो हुगली को कैप्चर कर लिया गया था। एंड ऑल्सो कासिम खान से कहा गया, शाहजहां ने कहा कि आप जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले अगेंस्ट पोर्तुगीज़। तो पोर्तुगीज़ जो है यहाँ पर उनका जो सेटलमेंट था, एक वेल्दी सेटलमेंट था, वो अब चला गया था, तो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन नहीं था एंड दे पोर्तुगीज स्टार्टेड फ्लेइंग। एंड जो बच्चे थे उनको लेके, उनको मुगल्स जो है अपने साथ ले गए। फिर उनको ऑप्शन दिया गया कि या तो आप जो है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर जो है आपको एज अ स्लेव ही ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज़ द कैप्चर ऑफ हुगली इंसिडेंट। यहाँ पर हमने देखा कि जो पोर्तुगीज है कैसे लॉस फेवर विद द मुगल्स, उनकी क्या कमजोरियाँ, एक्ट्स ऑफ पायरेसी, स्लेव ट्रेड एंड जो मुगल्स हैं उनके अगेंस्ट चीज़ें करना, जैसे कि उनके शिप्स को कैप्चर कर लिया। एंड साथ में सपोर्ट क्या करती है, वो इंग्लिश की एंट्री, जिससे काफ़ी इम्प्रेस थे मुगल्स। सो दैट कम्प्लीटली लेड टू द लॉस ऑफ फेवर टू द पोर्तुगीज बाय मुगल्स। अब जब पोर्तुगीज लॉस फेवर विद द मुगल्स, तो नेक्स्ट क्या होना था, डिक्लाइन। यस, तो हम जो है वो देख लेते हैं जो एक पावर उन्होंने सी रूट अलग से ढूंढा, फिर जो है वो इंडिया में आए, उन्होंने जो है वो ट्रेडिंग से रूलिंग स्टार्ट किया। एक ऐसा पीरियड था जहाँ मेजर पार्ट पे वो रूल करने स्टार्ट कर दिया था, उनके सेंटर्स हो गए थे, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था लोकल रूलर्स को। बट एट द एंड जो है सबका डिक्लाइन होता है एंड यहाँ पर पोर्तुगीज का भी डिक्लाइन हो जाता है। सो उसके मेजर रीजंस क्या क्या थे। फर्स्ट अगर मैं देखूं तो वो था पावरफुल डायनेस्टीज। जो हमने पहले एडवांटेजेस में देखा था वो अब क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। अब पावरफुल डायनेस्टीज आ चुकी थी कहाँ पे, जैसे इजिप्ट में, नॉर्थ इंडिया में, पर्सिया दैट इज ईरान, एंड इनके इमीडिएट नेबर्स इनफैक्ट मराठास थे। उन्होंने जो है वो 1739 में आइलैंड ऑफ बसीन एंड सेल्सेट जो है वो इनसे कैप्चर भी कर लिया था। सो दिस राइज ऑफ द पावरफुल डायनेस्टीज, इनके आसपास इसने कहीं ना कहीं इफेक्ट किया पोर्तुगीज का जो स्टेटस था। नेक्स्ट जो है वो है रिलीजियस पॉलिसीज। रिलीजियस पॉलिसीज हमने बहुत बात की है, वो सभी के अगेंस्ट थे। मुस्लिम्स तो एंटागोनिज्म समझ में भी आती थी, फिर हिंदू जो थे रूलर्स, इनफैक्ट वो भी डरने लगे थे, बिकॉज वो क्या कर रहे थे, कन्वर्जन कर रहे थे सबको, हिंदू हो मुस्लिम हो सबको क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन के लिए मजबूर कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं उनको फोर्स कर रहे थे। तो इसलिए हिंदू रूलर्स भी उनके अगेंस्ट हो गए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उनकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, ट्रेड प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा डिसऑनेस्ट थी। एंड यहाँ पर जो है वो डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स वो खुद का जो एरोगेंट बिहेवियर था, वायलेंस था, जहाँ पे खुद कहीं ना फोर्स कर दिया, जैसे हुगली में जो है वो लेवी ऑफ द ड्यूटी ऑन द टोबैको, या फिर जो है सॉल्ट में मैन्युफैक्चरिंग में मोनोपोली कर ली। तो ये सारे बिहेवियर्स जो है वो कहीं ना कहीं उनको रूलर्स के अगेंस्ट करते गए। देन डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील,
कहीं ना कहीं कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज जो है वो पोर्तुगल यहाँ करना बेहतर समझता था ब्राज़ील से. सो गोवा जो है दैट वाज सुपरसीडेड बाय ब्राज़ील एज अ इकोनॉमिक सेंटर. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोर्तुगल एंड स्पेन यूनियन इन 1580-81 एंड इसकी वजह से स्मॉलर किंगडम्स वर ड्रैग्ड इनटू द स्पेन्स वॉर अगेंस्ट द इंग्लैंड एंड द हॉलैंड. सो इसकी वजह से जो है वो पोर्तुगल की जो मोनोपोली थी ट्रेड इन इंडिया वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ द सी रूट वो हमेशा के लिए जो है वो सीक्रेट नहीं रह सकता था. अब डच एंड इंग्लिश को पता चल चुका था, वो भी ओशन रूट से इंडिया पहुंच रहे थे. तो जो एडवांटेज थी इनके जो नेवल स्ट्रेंथ की वजह से इनको जो सी रूट पता था वो अब सीक्रेट नहीं था, वो डच एंड इंग्लिश को पता चल गया. सो डच एंड इंग्लिश जो है वो एज ए राइवलरीज एज ए कॉम्पिटिटर्स आ चुके थे, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे. स्पाइसेस को जो है स्पाइसेस की जो भी ट्रेड थी उस पर कंप्लीट जो कंट्रोल है ज़्यादा डच ने कर लिया था. इनके जो भी पोसेशंस थे, जो भी सेंटर्स थे, वो कहीं ना कहीं दे फेल टू द ओपोनेंट्स. एक गोवा बचा था, उसमें भी गोवा की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं रह गई थी एज अ पोर्ट आफ्टर विजयनगरा किंगडम्स ब्रेकडाउन. सो दिस आर द वेरियस पॉइंट्स. पावरफुल डायनेस्टीज और जो लोकल एडवांटेज उनको थी अवेलेबल पहले वो अब नहीं थी. सो पॉइंट 1, पॉइंट 2 इज उनकी रिलीजियस पॉलिसी, 3 इज dishonest trade practices, 4 is discovery of Brazil, 5th is Goa was superseded by the Brazil as an economic center, 6th is Portugal and Spain's union in 1580 to 81, 7th is knowledge of the sea route was no longer a secret, and 8th is spices जो trade थी that was taken by the Dutch somewhere, and 9th is the possessions were fell to the opponents. So these were the reasons, major reasons for the decline of Portuguese in India. Next we will see what was the significance of the Portuguese power in India. Significance of Portuguese rule in India. So first in this is emergence of European era or you can say naval power. It all started with the Portuguese finding the sea route to India. Next is skills or improved skills, improved techniques at sea, like cannons on ship, castled pro and stern, multi-decked. So they have made innovations in the sea, improved techniques at the sea, skills at organization, like dockyards, royal arsenals, fourth is innovation in the military, जैसे कि बॉडी आर्मर, मैच लॉकिंग मैन, एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट था मिलिट्री में दैट वाज ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री, जो स्पेन से आया था, दैट इज टार्सियो बेसिकली, जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था. मुगल्स मराठास ने यूज़ किया था बट
ज़्यादा इनके ओपोनेंट्स जो यूरोपियन ओपोनेंट्स थे, दैट इज़ फ्रांस एंड इंग्लिश, उन्होंने यूज़ किया था। फिफ्थ इज मिशनरीज एंड टीचर्स, सॉरी मिशनरीज एंड चर्च। दे वर ऑल्सो इनफैक्ट टीचर्स ही थे वो, एंड पैट्रॉन्स ऑफ द वेरियस आर्ट्स लाइक स्कल्पचर, कार्विंग और इंटरप्रेटर्स ऑफ द यूरोपियन म्यूजिक। सिक्स्थ, आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, जैसे कि फ्रेटेड वर्क, फ्रेटेड फॉलिएज वर्क, एलाबोरेट फिलिग्री, एंड मेटल वर्क। तो ये जो है वो सिग्निफिकेंस है ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया, या फिर एज अ होल अगर हम देखें तो जो भी पोर्तुगीज ने इनोवेशंस किए थे एट सी, उनके मिलिट्री में जो इनोवेशंस थे उनकी बात होती है। एंड यूरोपियन एरा अगर स्टार्ट हुआ था तो वो स्टार्ट हुआ था पोर्तुगीज के साथ ही। एंड जो है पोर्तुगीज ने काफ़ी जो है आर्ट एंड कल्चर में भी, अगर हम सिर्फ रिलीजियस पॉलिसी की बात ना करें जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने की, तो उनका जो है वो योगदान रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोर्तुगीज। हमने देखा वो इंडिया में क्यों आए, उन्होंने जो है सी रूट दूसरा क्यों ढूंढा, फिर सी रूट ढूंढा तो ट्रेडिंग स्टार्ट की, ट्रेडिंग से रूलिंग, वहाँ से जो है एक अच्छा सा पोर्तुगीज स्टेट हो गया। फिर जो है क्या रीज़न है जिनकी वजह से पोर्तुगीज जो है वो उनका जो राइज हुआ था वो डिक्लाइन हो जाता है, वो हमने देखा। एंड लास्टली सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज रूल एज अ होल हमने जो है यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट जो है हम यूरोपियन पावर कवर करते वो करते हैं डच, बिकॉज पोर्तुगीज के बाद जो कोई यूरोपियन पावर इंडिया आया था वो था डच, या फिर ईस्ट इंडीज में जो आया था। सो लेट्स सी डच। डच जो है इनमें फर्स्ट जो है एक पर्सन आए थे, फर्स्ट डचमैन जो आया था वो सुमत्रा एंड बंटम जो है वहां पे आए थे इन 1596। उनका नाम था कॉर्नेलिस दे हाउटमैन। सो 96 से जो है वो उन्होंने डच ने स्टार्ट कर दिया था ईस्ट इंडीज में आना। नेक्स्ट अगर हम बात करें डच की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड्स जो है वो फॉर्म करते हैं। डच मतलब क्या, आज का नीदरलैंड्स। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन पे अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे कि ट्रेड तो थी डेफिनेटली, उसके बाद टू कैरी आउट द वॉर्स, कंक्लूड द ट्रीटीज, and also possess the territories, erect fortresses। सो इन सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जो है वो भेजा गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1602 में जो फॉर्म हुई थी इन इंडिया। अब हम देख लेते हैं कि डच के जो है मेजर सेंटर्स कौन से थे। प्रीलिम्स में मेनली यही क्वेश्चन आता है। सो डच सेंटर्स अगर हम मेन देखें, मेजर सेंटर्स, तो फिर से एकदम रफ सा जो है, सॉरी नॉट अप टू द स्केल एंड जस्ट रफ मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ ताकि चीज़ें कुछ समझ आ जाए। What did I do?
तो उनके जो मेजर सेंटर्स थे कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट देन फाइन हम जो है रफ डायग्राम ही कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो जहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी दैट वाज मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ये था 1605 में। नेक्स्ट जो आता है वो है सूरत 1616 में। फिर हम वापस यहाँ आ जाते हैं भीमलीपट्टम आंध्र प्रदेश में ही 1641। फिर नीचे आ जाते हैं कराईकल इन पुदुचेरी इन 1645। देन चिंसूरा, मैं नीचे कर रही हूँ थोड़ा यहाँ पे बिकॉज जगह ऊपर लिखने के लिए चाहिए होगी, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं है। सो चिंसूरा इन वेस्ट बंगाल इन 1653। नागपट्टनम इन तमिलनाडु 1658। फिर आते हैं 1658 में नागपट्टनम भी है। ऑल्सो यू हैव इन वेस्ट बंगाल बारानगर, एंड यहाँ पे मैं वहाँ लिख देती हूँ कासिम बाजार नियर मुर्शिदाबाद। बिहार में आ जाता है पटना, एंड यहाँ पे 1663 में कोचीन। सो दिस वर द मेजर सेंटर्स जहाँ पे जो है वो डच ने अपने सेंटर्स एस्टेब्लिश किए थे एंड अपने बेसिस बनाए थे। यहाँ से उनकी मेजर ट्रेडिंग होती थी। अब कौन से कमोडिटीज़ में करते थे वो भी हम इसी मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो सूरत से, वेस्ट बंगाल से, एंड ये जो कोरामंडल कोस्ट है यहाँ से मेजर जो है वो टेक्सटाइल एंड सिल्क कमोडिटीज़ में वो डील करते थे। अगर हम देखें पटना से तो यहाँ से मेजर डील करते थे इन सॉल्ट पीटर, जो जल्दी पकाता है मीट को एंड सूप को जो है वो गाढ़ा करने में काम आता था। एंड यमुना वैली से अगर हम देखें एंड सेंट्रल इंडिया से तो यू हैव इंडिगो। इंडिगो कहाँ से है? यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया। अगर हम गंगा वैली की बात करें तो यहाँ से जो है मेन था राइस एंड ओपियम। गंगा वैली से क्या है? राइस एंड ओपियम। सो दिस आर द मेजर थिंग्स, मेजर कमोडिटीज जिसमें वो डील करते थे। टेक्सटाइल एंड सिल्क, ये 3 प्लेसेस से बताया। इंडिगो फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड यमुना वैली, या गंगा वैली से राइस एंड ओपियम, एंड जो है पटना से या बिहार से वहाँ से जो है सॉल्ट पीटर। सो दिस आर द मेजर कमोडिटीज जिसमें डच डील करता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डच जो है उनकी, डच एंड इंग्लिश की जो राइवलरी होती है, एंग्लो डच राइवलरी, वैसे तो उनकी जो है वो चलती रहती है बिकॉज दोनों ही कॉम्पिटिटर्स थे। बट यहाँ पे जो है एक इंसिडेंट होता है 1623 में, जो होता है एम्बियोना, जो एक प्लेस है अभी इंडोनेशिया में है। वहाँ पे क्या होता है 1623 में डच जो है दैट डच मसैक्ड 10 इंग्लिशमैन एंड 9 जापानीज मैन। तो इसकी वजह से जो है अब हॉस्टिलिटीज़ उनके बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बट फाइनली जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो होता है 1667 में। एंड इसके हिसाब से ये होता है कि डच जो है वो इंडिया में इनको इंग्लिश को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं देंगे, एंड इंग्लिश जो है वो इंडोनेशिया में डच के ट्रेडिंग में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है 1667 में। सो दैट्स इट इन एंग्लो डच वॉर। वैसे तो वॉर हुए थे, थर्ड वॉर भी होता है, बट देन मेजर जो है वो इवेंट यही कवर करना है। फिर हम देख लेते हैं डिक्लाइन के मेजर क्या रीजंस रहे होंगे। वन इज जो ईस्ट इंडीज है वहाँ पे जैसे मलय आर्चिपेलागो ऐसी बेसिकली, तो
उस ट्रेड में उनको जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट था, बिकॉज वो उनके लिए प्रॉफिटेबल ज़्यादा था। मलय आर्चिपेलागो। नेक्स्ट इज थर्ड एंग्लो डच वॉर। इन 1670 to 74, जिसमें बैटल ऑफ हुगली होता है। ऑन 25th of November 1759। सो इसमें जो है वो डच की जो है वो हार होती है, एंड इसको जो है बैटल ऑफ हुगली को बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ बिदार भी कहा जाता है। सो इन दिस वाज द फाइनल ब्लो टू द डच इन इंडिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडोनेशिया स्पाइस लैंड, एंड उनको जो है वो स्पाइस ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पाइसेस की ट्रेडिंग में। सो दे वर इंटरेस्टेड मोर इन इंडोनेशिया। एंड ऑल्सो जो है वो कहीं ना कहीं उनको सिर्फ और सिर्फ डच को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था, ना कि एम्पायर बिल्डिंग में इन इंडिया। सो दिस वर द रीजंस जिसकी वजह से जो है डच का डिक्लाइन होता है इन इंडिया। सो डच में जो है वो इतना ही आपको कवर करना है। फर्स्ट डचमैन जो आए थे दैट वाज कॉर्नेलिस दे हाउटमैन 1596 में। दैन डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 में बनी, उसकी जो है वो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे। देन मेजर डच सेंटर्स, ये जो पार्ट है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेजर जो सेंटर्स है डच सेंटर्स, एंड जो है उनमें कौन से कमोडिटीज़ में वो डील करते थे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है इन सब में से। एंड देन फाइनली हमने देखा एंग्लो डच राइवलरी थी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है 1667 में, जिसमें वो इंटरफेयर करने की बात करते हैं कि हम अब इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड फाइनली हमने देखा डिक्लाइन ऑफ द डच ड्यू टू सम रीजंस। सो दैट्स इट विद द डच। अब हम जो है वो थर्ड पावर अगर हमने देखा था यूरोपियन, तो वो था इंग्लिश। बट इंग्लिश जो है वो थोड़ा बड़ा है, एंड इसमें जो है अगर मैं कवर करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो वी विल कवर डेन्स जो फोर्थ आए थे, दैट इज मॉडर्न डेनमार्क, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, थोड़ा सा है। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनती है 1616 में। इसके बाद जो है वो 1620 में उनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं एट ट्रांकेबार नियर तांजोर। एंड उसके बाद जो है वो सेरमपुर जो है इन वेस्ट बंगाल, ये इनका मेन सेटलमेंट था। एंड नेक्स्ट 1845 में जो भी इनके फैक्ट्रीज थे वो दे वर सोल्ड टू ब्रिटिश, जो पहले भी कभी इम्पोर्टेंस के नहीं थे। सो दैट्स इट अबाउट डेन्स। इसमें कुछ है ही नहीं। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में फॉर्म हुआ। 1620 में उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री दैट इज़ एट ट्रांक्वेबार स्टार्ट की। फिर सेरमपुर जो है वो उनका मेन सेटलमेंट बना, एंड इन्होंने जो है 1845 में जो भी फैक्ट्रीज या सेटलमेंट्स थे वो ब्रिटिश को बेच दिए। एंड ये चीज़ है कि डेन्स जो है दे वर मेनली नोन फॉर द मिशनरीज एक्टिविटीज़ दैन द ट्रेडिंग एक्टिविटी। सो दैट्स इट फॉर डेन्स। अब जो है बचा कौन, इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।